प्रदेश के शिक्षा विभाग में आज सुबह से ही घमासान मचा हुआ है और ये घमासान इसलिए है क्योंकि सुबह से जो है कई तबादला सूची लगातार निकाल दी गई है। इसमें 40 प्रधानाचार्यों के जो है स्थानांतरण सूची सामने आई, तो वहीं थर्ड ग्रेड टीचर यानी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 8 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला सूची जारी की गई। मगर उसके बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज होने लगी और उसके कुछ देर बाद ही, यानी यूं कहे कि 30 से 40 मिनट के अंदर ही जितनी भी सूचियां यानी स्थानांतरण की जो सूचियां निकाली गई थी, जो प्रधानाचार्यों की करीबन 40 नाम थे और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 8 नाम थे, उनको तुरंत 30 से 40 मिनट में निरस्त कर दिया गया। शिक्षा निदेशक ने पहले स्थानांतरण की सूचियां निकाली और उसके बाद कुछ देर बाद कहे उनको निरस्त करने के आदेश भी उन्हीं के द्वारा निकाले गए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये सूची सामने आई तो उस सूची में अधिकतर नाम दौसा जिले से थे और उसमें अधिकतर नाम मीणा लोगों के ज़्यादा थे, जिसके चलते जो मौजूदा सरकार में मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखकर इन आदेशों को जल्द से जल्द निरस्त करने के लिए कहा। पत्र मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने कहे कि एक तरीके से राजनीतिक दबाव के कारण, या यूं कह ले कि जो शिक्षा निदेशक है उन्हें राजनीति के चलते उन आदेशों को वापस लेना पड़ा। इसी के चलते अब शिक्षा विभाग में और शिक्षकों में हलचल तेज हो गई है, जहां पर पिछले कई दिनों से जो है ट्रांसफ़र का इंतज़ार किया जा रहा था। तृतीय श्रेणी शिक्षक लगातार स्थानांतरण की गुहार लगा रहे थे, तो आज जब ट्रांसफ़र हुआ तो लोगों में कहीं ना कहीं उम्मीद सी जग गई थी। मगर जिन लोगों के ट्रांसफ़र हुए वो लोग ज़रूर मायूस हो गए थे, क्योंकि जिन लोगों को जहां पर लगना था उन्हें कहीं और लगा दिया गया था। अधिकतर जो लोग आज जिनके स्थानांतरण किए गए वो दौसा जिले से थे, जिन्हें डूंगरपुर और ऐसे अन्य कई जिलों पर लगाया गया था। मगर कहे कि राजनीतिक दबाव के चलते किरोड़ी लाल मीणा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर इन आदेशों को वापस लेने और निरस्त कराने के लिए कहा, तो कहे कि राजनीति के चलते 30 से 35 मिनट में जो शिक्षा निदेशक है उनको वापस से अपने ये आदेश लेने पड़े और जो स्थानांतरण सूची करीबन 40 प्रधानाचार्यों की और 8 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो सूची जारी की गई थी, उनको फिर से निरस्त करना पड़ा। आज कोलकाता में कार्निवल वर्सेस कार्निवल होने वाला है, क्योंकि एक तरफ 230 घंटे के ऊपर लगातार भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं जूनियर डॉक्टर। ठीक मेरे पीछे जूनियर डॉक्टर्स के तरफ से लगातार भूख हड़ताल किया जा रहा है 10 दफा दाबी को सामने रखते हुए। उन लोगों की तरफ से करीब 10 दिन के ऊपर ये जो भूख हड़ताल किया जा रहा है, इसके सामने 10 दफा दाबी है, जिसमें करीब 12 जूनियर डॉक्टर अभी आमरण अनशन कर रहे हैं और जिसमें 5 डॉक्टर को अभी आईसीयू में भर्ती किया गया है। इसी सिचुएशन में आज कोलकाता में राज्य सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा कार्निवल होने वाला है, जिस जगह में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहेंगे। आज शाम 4 बजे कोलकाता का रेड रोड में दुर्गा पूजा का कार्निवल होने वाला है। मगर कार्निवल वर्सेस कार्निवल आज कोलकाता ये देखने वाला है, क्योंकि एक तरफ जब ममता बनर्जी के सामने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का दुर्गा पूजा का कार्निवल होगा, उसी जगह में जूनियर डॉक्टर और नागरिक समाज ये दोनों की तरफ से ऐलान किया गया है आज होगा द्रोह का कार्निवल, यानी प्रोटेस्ट कार्निवल भी आज कोलकाता में देखने को मिलेगा। और आज सुबह से ही दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जब जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से जो लगातार भूख हड़ताल किया जा रहा है, उसी जगह का ठीक बाजू में ही जो नागरिक समाज है उनके तरफ से भी एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक ऐलान किया गया है। कल से 12 घंटे का ये जो हंगर स्ट्राइक उनके तरफ से किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, आज शाम को 4 बजे जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का दुर्गा पूजा का कार्निवल चालू होगा, उसी टाइम पर द्रोह का कार्निवल यानी प्रोटेस्ट कार्निवल भी देखने को मिलेगा इसी जगह में, यानी कोलकाता का रानी रासमणी रोड या तो कोलकाता का डोरिना क्रॉसिंग जो है, उसी जगह में प्रोटेस्ट कार्निवल देखने को मिलेगा। और प्रोटेस्ट कार्निवल करने के लिए जो तैयारी सुबह से ही चालू हो चुका है। जो जूनियर डॉक्टर्स है उनके तरफ से एक प्रतिमा तैयार किया जा रहा है, जिस मॉडल में जो
जिस तरीके का हमले का घटना घटा था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर हमले का घटना घटता है, जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर अत्याचार होता है, उसका ही एक प्रतिरूप आज तैयार किया जा रहा है। उसको लेकर ही आज ये प्रोटेस्ट कार्निवल किया जाएगा। मैं एक बार बात करूंगा, ये जो मॉडल तैयार किया जा रहा है इसके पीछे कारण क्या है? কি বানাচ্ছেন এটা বানাচ্ছি দেখুন ওই দাদাকে শোনো না মডেলটা পারি না বলতে মডেলটা ये जो मॉडल तैयार किया जा रहा है, ये मॉडल क्या क्या है? इस मॉडल में क्या क्या दिखाया जाएगा? देखिए जो एजुकेशन लेवल का जो है अभी आप सभी जानते हैं, एजुकेशन हेल्थ जो है काम के लिए जो मतलब जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग बैठे हुए, जो अभी जो प्रशासन है उसका जो हाल है, मतलब उसके लिए अभी पश्चिम बंगाल का जो हाल है, बस उसका ही एक डेमो आप लोग दिख रहे हैं। एकदम पश्चिम बंगाल सरकार का जो हालात है, वो हालात ही इस मॉडल के ऊपर तैयार किया जा रहा है। और जूनियर डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जूनियर डॉक्टर्स का ये हड़ताल जो चल रहा है, और इसमें जब ये जो आम नागरिक समाज भी जब जोग दे रहे हैं, उसी सिचुएशन में एक तरफ दुर्गा पूजा का कार्निवल होगा, दूसरी तरफ दुर्गा पूजा के साथ साथ ही प्रोटेस्ट कार्निवल आज देखने को मिलेगा कोलकाता में। यानी दुर्गा पूजा कार्निवल वर्सेस आज प्रोटेस्ट कार्निवल होने वाला है कोलकाता में, और उसी का तैयारी जोर जोर से है। मगर इसी बीच में कोलकाता पुलिस की तरफ से करीब 7 से 9 जगह को 163 ऐलान किया गया है। जो पहले 144 था आईपीएस सीआरपीसी का, उसी बीएनएसएस का 163 धारा लागू कर दिया गया है। कोलकाता का 9 जगह पर कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐलान किया गया है। उसी सिचुएशन में कोलकाता पुलिस की तरफ से पूरा तैयारी करके रखा गया है। कोलकाता पुलिस का हायर ऑफिशियल्स भी इधर मौजूद है। एक तरफ प्रोटेस्ट कार्निवल, दूसरी तरफ दुर्गा पूजा का कार्निवल, ये मिलाकर आज शाम को कोलकाता में एक नया तरीके का तस्वीर सामने आ सकता है, और इसी का उम्मीद आज कोलकाता का जो लोग उनके तरफ से किया जा रहा है। तो अभी देखना होगा कि प्रोटेस्ट कार्निवल या दुर्गा पूजा कार्निवल, कौन सा कार्निवल सबसे ज्यादा हावी होता है पश्चिम बंगाल के लोगों के ऊपर। कैमरा पर्सन अमित नानुक के साथ रानी दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता। चुनावी माहौल में अगर देखा जाए तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तमाम पार्टियां जो हैं वो आधी आबादी को साधने की लगातार कोशिश कर रही हैं। 2014 के बाद से जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है वो आधी आबादी यानी कि महिलाओं की जो भागीदारी है उससे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक बड़ा माहौल देखने को मिला कि किस तरह से महिलाओं ने 2014 के बाद से चुनावी माहौल में अपने आप को कितना एक्टिव किया है। और सबसे बड़ी बात, जब देश में चुनाव होते हैं तो अब महिलाओं की भागीदारी को जब से ऊपर रखा जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो राजनीतिक दल है वो आधी आबादी को साधने की लगातार कोशिश करते हैं। आज चुनाव आयोग की तरफ से झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो किस तरह महिलाओं को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और महिला वोट बैंक पे क्या उनकी नजरें रहती हैं, और कौन कौन से बड़े वादे के जरिए जो है इस रणनीति को अपनाया जाता है। 2014 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जब सत्ता में बीजेपी सरकार आई तो कहीं ना कहीं देखा गया कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी पे खास तौर पे फोकस किया गया। चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे वो महिलाओं को मजबूत करने की बात हो, या महिलाओं को लेकर तमाम योजनाओं की बात हो, मोदी सरकार के कार्यकाल में इस योजना के तहत जो है आधी आबादी को साधने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में देखा गया कि किस तरह से महिलाओं ने सबसे ज्यादा जो है बीजेपी को वोट दिया, और एक तरफा महिला वोट जो है वो कौन कौन सी पार्टी में जाता हुआ नजर आया। जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या विपक्ष के तमाम गठबंधन की सरकारें हों या दल हों, उन्होंने भी इस पैटर्न को अपनाया। और अब देखा जाए तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आधी आबादी पे खास तौर पे ध्यान देती हैं, और इसीलिए जब जब घोषणा पत्र का बात होती है, जिक्र होता है, तब आधी आबादी को लेकर बड़े वादे जो है वो किए जाते हैं। हम बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से तमाम बड़े वादे जो हैं वो महिलाओं को लेकर किए गए। चाहे वो महिला सुरक्षा का वादा हो, हर महीने महिला को 3000 रुपए देने का वादा हो, इसके अलावा राशन बांटने की बात हो, सिलेंडर देने की बात हो, इन तमाम वादों को कहीं ना कहीं करके आधी आबादी को तमाम राजनीतिक दल जो है वो साधने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में जब जिस तरह के माहौल देखने को मिले तो ये देखा गया कि किस तरह से महिलाओं ने सबसे ज्यादा चुनावी माहौल में
अपनी भागीदारी को आगे रखा और कहीं ना कहीं देश में जो महिला वोटर होता है वो एक शांत यानी कि साइलेंट वोटर होता है। उसके मन में क्या चल रहा होता है ये जानना, ये समझना हर राजनीतिक दल के लिए एक बड़ी चुनौती भी होती है और एक बड़ी तैयारी भी होती है। इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, अगर उसमें आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि महिलाओं पे और युवाओं पे खास तौर पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है, तमाम राजनीतिक दलों को समझ आ गया है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है महिलाओं की भागीदारी जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और खास तौर पे जब देश में अन्य राज्यों में चाहे चुनाव हो या देश के चुनाव हो या कैसे भी चुनाव हो, जब वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा निकल के आती है तो देश खुश होता है, महिलाएं खुश होती हैं। और उसके अलावा तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उन आधी आबादी के वोट बैंक को किस तरह से साधा जाए। तमाम राजनीतिक दल के जो मैनिफेस्टो हैं उसमें तमाम वादे किए जाते हैं, जिसमें महिलाओं को पैसे देने की बात की जाती है, महिलाओं को मजबूत करने की बात की जाती है। चाहे वो देखा जाए तो यूपी के इलेक्शन में तमाम वादे किए गए, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अन्य दल हो, वो लगातार बड़े बड़े वादे जो है वो महिलाओं को लेकर करते हैं और उन वादों को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी झारखंड का, क्योंकि झारखंड में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पे जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, सरकार चल रही है, की सरकार है वहां पे। और कहीं ना कहीं जो जेएमएम की ओर से मैया योजना शुरू की गई है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्पांस देखने को मिला है। इसके अलावा कल ही झारखंड कैबिनेट में फैसला किया गया कि जो 1000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे थे मैया योजना के जरिए, उसको बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि झारखंड में महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना एक बड़ा चुनौती है, एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं चुनौती है, चैलेंज है। और इसीलिए तमाम राजनीतिक दल जो है वो इस तरह के वादे करते हैं। अगर हम पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश का मैं जिक्र करूंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो बड़े वादा लेके आई थी, जिसमें लाडली बहन योजना यानी कि जो मुख्यमंत्री वहां पे थे पूर्व में, उनके द्वारा एक लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके बदौलत बीजेपी की सत्ता वापस आई और बीजेपी को इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में एक बड़ा फायदा हुआ। और उसी पैटर्न को अब बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनाया है और महाराष्ट्र में जो है लाडली बहन योजना के तहत जो है महिलाओं को हर महीने पैसा देने की जो योजना है वो शुरू की है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं कि जो एक वोटर है उसको किस तरह से साधने की तमाम राजनीतिक दल जो है वो कोशिश कर रहे हैं। 2014 से पहले अगर हम देखें तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है, इस तरह की जो रणनीति है वो देखने को नहीं मिला करती थी। लेकिन 2014 के बाद से जब से महिलाएं जो है जागरूक हुई हैं, महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर चुनावों में पार्ट लेती हैं, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल जो है वो अब आधी आबादी को साधने के लिए तमाम तरह के वादे जो है वो लेके आते हैं। वही अगर बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव हुए, जहां पर बीजेपी के मैनिफेस्टो आया, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, तमाम बड़े बड़े वादे जो है वो किए गए। लेकिन धरातल पर उन वादों को कितना कोई पूरा करता है ये देखने वाली बात होती है। और जनता इस बार जागरूक है और वो जानती है किसको मतदान करना है, किसको नहीं करना, कौन वादे पूरे करता है, कौन वादे नहीं पूरे करता। लेकिन कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो वहां भी इस तरह की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है कि किस तरह से युवाओं को और महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने तमाम बड़े वादे जो है महिलाओं को लेकर किए, चाहे वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, चाहे वो महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने की बात हो, 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात हो, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, युवाओं को जो है अलग से इंस्टीट्यूशन देने की बात हो या अलग तकनीक सिखाने की बात हो, ये तमाम वादे जो है वो अलग अलग पार्टी द्वारा किए जाते हैं। और अब सेम चीज जो है हमें महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ किस तरह से राजनीतिक दल जो है अब आधी आबादी पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल में जो आधी आबादी यानी कि महिलाएं होती हैं वो सबसे बड़ा गेम चेंजर का पार्ट निभाती हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं अजय जंडियाल। अब कुछ ही घंटों का समय रहता है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में सरकार जो है यानी कि पॉपुलर गवर्नमेंट उसका गठन हो जाएगा। जी हां, आपको बता दूं कि चुनावों के नतीजे आने के बाद ये साफ हो गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 29 सीटें मिली हैं विपक्ष में रहेगी, मगर आखिरकार इस मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन होगा? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पहली बार सरकार बनने जा रही है। मंत्री सिर्फ
9 बनेंगे, यानी एक मुख्यमंत्री और 8 अन्य मंत्रियों के साथ उमर अब्दुल्ला को सरकार चलानी होगी। यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो जो रूल कहते हैं उसमें सिर्फ 10% जो कुल विधानसभा की सीटें हैं उसमें मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में 8 जो मंत्री और 1 जो है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो हमें जानकारी मिली है। अब कैसे और क्या प्लान किया गया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को तमाम जो ज़्यादातर सीटें जो हैं वो कश्मीर से मिली हैं, ऐसे में उनके पास जम्मू के जो विधायक थे उनकी संख्या कम थी, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ने इस चीज़ को कंसर्न इसका शो भी किया था और उसमें उन्होंने अब क्या तय किया है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बनेंगे। जम्मू खित्ते की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 मंत्री जो हैं वो हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सतीश शर्मा जो निर्दलीय हैं, छम कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, कांग्रेस को उन्होंने छोड़कर इंडिपेंडेंटली वहाँ पे चुनाव लड़ा, और ताराचंद जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए और वरिष्ठ नेता, उनको हराया और उसके बाद वो सीट हासिल की। जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको पहले दिन से ही कह दिया गया था कि आप अगर हमारे साथ आए, जब नतीजे नहीं निकले थे तो आपको हम मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, ये साफ हो गया था। इसीलिए दूसरा चेहरा सुरिंदर चौधरी जो कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते, जिन्होंने रविंदर रैना को जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनको हराया, उनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। 2 हिंदू चेहरे और तीसरा हिंदू चेहरा यहाँ प्यारे लाल जो कि निर्दलीय जीते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने समर्थन दिया है। इंद्रवाल सीट किश्तवाड़ की वहाँ से जीते। रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतने वाले अर्जुन सिंह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उनकी भी चर्चा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और तीसरा नाम है बनी से जीते डॉक्टर रमेश्वर। ये 3 लोग हैं, इनमें से भी जो जानकारी है इनमें से भी किसी एक को मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है, क्योंकि ये जो इलाका है चिनाब वैली का और उसके बाद कठुआ सांबा का, उस इलाके को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ऐसा किया जा सकता है। वहीं जावेद राणा जो कि गुजर नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस चीज़ की जानकारियां हमें मिली हैं। कश्मीर से सकीना इट्टू जो कि साउथ कश्मीर की हैं और वहां पर उन्होंने पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, पहले भी चुनाव जीत चुकी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लंबे समय से एसोसिएट हैं, पुरानी नेता हैं, उनको मंत्रिमंडल में महिला मंत्री के नाते जो है वो रखा जा सकता है। इसके अलावा जो जानकारी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वरिष्ठ नेता अकबर लोन और अली मोहम्मद सागर, वो दोनों जीते हुए हैं, उनमें से भी किसी एक को जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से मियां अल्ताफ़ के बेटे जो हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मियां अल्ताफ़ खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके बेटे भी चुनाव लड़े, जीते, इसलिए जो जानकारी है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक नॉर्थ कश्मीर से भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए किसी एक जो एमएलए हैं उनको शामिल किया जा सकता है। वरिष्ठ जो नाम उनमें होंगे उनमें से एक फाइनल होना है। तो कुल 8 मंत्री बनेंगे, एक मुख्यमंत्री। इसी तरह से सरकार चलने वाली है। एक मंत्री के पास लगभग 2 या 3 डिपार्टमेंट जो हैं वो होने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से 2 मुख्य नाम हैं, जिसमें गुलाम अहमद मीर और उनके साथ तारिक हमीद करा जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं, दोनों जीते हुए हैं 6 सीटों में। इन दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि एक डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस को दिया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस 3 सीटों यानी कि 3 जो मंत्री पद हैं उनकी मांग कर रही थी, मगर उस पर सहमति शायद नहीं बनी है, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 6 ही जो है एमएलएज हैं। इसलिए इस सारी जो संभावनाओं के बीच जो है कल सरकार बन जाएगी। 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला जो है अपने बाकी साथियों के साथ शपथ लेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो पॉपुलर गवर्नमेंट है उसका गठन हो जाएगा। क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, वो तमाम चीज़ें उमर अब्दुल्ला पहले भी बोल चुके हैं, मगर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो क्या बोलते हैं उन्हें हम कल सुनेंगे। अभी के अपडेट में बस इतना ही, आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लगातार मौसम बदलाव के बाद जिस तरीके से किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, अब महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ने लगी है। सितंबर माह की अगर बात करें तो 5.79% महंगाई दर हुई है। यही कारण है कि अब आम लोग भी परेशान हैं। इस वक्त हम भोपाल की सब्जी मंडी में मौजूद हैं, जहां पर तमाम ग्राहक सब्जी लेने के लिए आ रहे हैं। चाहे कोई भी सब्जी देखें तो सभी सब्जियों के दाम लगभग 30 से 40% बढ़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश हुई थी और बारिश के बाद किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, तो किसानों की फसलों में, खेतों में
सब्जियां ना होने के कारण ये महंगाई हुई है। यही कारण है कि अब बेतहाशा महंगाई के बाद आम लोग भी परेशान हैं। दुकानदार से भी बात करेंगे, क्योंकि आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, प्याज, मिर्ची, हरा धनिया या हरी सब्जी, सभी के दामों की अगर बात करें तो किसी के दाम तो लगभग 2% बढ़े हैं और किसी के दाम तो लगभग 1%। बातचीत करेंगे। भाई साहब, सब्जी हरी मिर्ची आपके पास है, बड़ा हरी मिर्ची भर रहे हो, क्या भाव हो गया? 80 रुपये किलो। 80। पहले अमूमन क्या भाव था इस वक्त? 40 रुपये, 35 रुपये। 40-35 और अब 80 हो गया जी। बिक्री में लगभग कितना अंतर पहले से अभी तक? आधा अंतर आया। आधा अंतर आया। तो देखिए, दोगुने भाव हो गए। 35-40 की जो मिर्ची बिकती थी अब 80 रुपए की हो गई है। उनके पास अदरक भी है, शिमला मिर्ची भी है, करेला भी है और मिर्ची भी है। बात करेंगे भाई साहब, आखिरकार क्या कारण कौन-कौन सी सब्जी महंगी हुई है? प्याज 30 रुपये की लाइक 50-60 हो गई। आलू पे 30 रुपये बढ़ गए। पहले 10-12 चलता था, डायरेक्ट 30 रुपये हो गया। आलू 30 रुपये, 50 रुपये। टमाटर और आपका पत्ता गोभी 15 रुपये के पहले 500 की। अच्छा, एक रेट में लगभग कितना टमाटर आता है? 25 किलो आता है। तो लगभग दुकानदारी में कितना अंतर देखने को मिला इसकी महंगाई के बाद? 40% बढ़ा दिया सरकार ने। तेलों पे भी सब्जी को रेट बढ़ा दिया, कुछ भी तो जोड़ा दिया। किस लिए था? इनको कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए था। जोड़ दिया, टेढ़ा कर दिया। कितना अंतर पड़ रहा है? कितनी मेहनत बढ़ गई? अपने इसमें गाड़ी बेटी वाले 20 रुपये 10 की जगह 20 लेने लगे। लाल गाड़ी बंद हो गई है। सरकार कुछ कर ही नहीं रही, क्या करें हम लोग? गरीब आदमी तो मर जाएगा। बड़ी परेशानी। भाई साहब, मिर्ची ले जा रहे हो, अदरक ले जा रहे हो, पहले 30 रुपए की मिर्ची अब 80 रुपए की, कितना अंतर जेब पर? बहुत अंतर आ रहा है भाई साहब। 80 रुपये में 3 किलो मिर्ची आ जाती भाई। हाँ, अब तो 1 किलो ही आ रही है। 1 किलो आ रही है। हर चीज की महंगाई है। 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो हो गया भाई साहब, अभी 80 रुपए किलो। पहले 60 रुपए 50 रुपए किलो चलती थी अदरक, उससे पहले 50-60 रुपए किलो था, अब 150 रुपए किलो। मिर्ची 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो हो गई। ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो आप? हाँ, कितनी महंगी हो गई सब्जी? पहले 160 रुपए में कितनी आती थी और अब कितनी आ रही है? ऑनलाइन पेमेंट में तो और भी लोग सब्जी में क्या क्या ले रहा हूँ? गिराक बोलते हैं यार बहुत महंगा दे रहा है। आलू प्याज भी बढ़ गए, तो कैसे गुजारा होगा? तो गुजारा है, करना तो पड़ेगा। 130 से 5 किलो अदरक। बड़ी परेशानी है। भाई साहब, क्या लेने आए हो? कितने रुपए लाए? 200 रुपए में पहले कितनी आती थी और अब कितनी आ रही है? ये 40 रुपए किलो आती थी, अब 80 रुपए। कहाँ से आए हो? हम कोलुआ खुर्द का हूँ, किसान। कितने किलोमीटर से यहाँ से? यहाँ 15 किलोमीटर पड़ता है। 15 किलोमीटर से सब्जी लेने आए केवल? नहीं, मैं थोड़ा काम से आया था सिटी में, इसलिए मैंने कहा कि रुक के कुछ लेके जाऊँ। मिर्ची नहीं है खेत पे, तो मैंने कहा मिर्ची ले जाऊँ। 80 रुपए किलो बता रहा है। 80 की मंडी में तो गांव में कितने की बिक रही होगी? वो गांव में तो 100-125 रुपए किलो। क्या करेगा ऐसे में आदमी? मट्टी पिट रही साहब, क्या करे। हाँ भाई साहब, 80 की यहाँ गांव मंडी में, पर गांव में 120 की। गाँव में तो कम रेट होगा, होलसेल जो होता है खेती बाड़ी करते हैं कम रेट में रहता है। हाँ भाई, गाँव भाई यार, गांव में बोलते हैं कि सस्ती रहती है वहाँ से पैदावार, पर वहाँ सस्ती नहीं रहती। टमाटर 120, आलू 80, प्याज 80। क्या कर सकते हैं यार भाई, यार सब्जी में भी टैक्स लगने लगा। वो महंगाई बढ़ रही थी इसमें यार। गरीब हमारी 10 रुपये मिल रही है, पहले 400 मिलते थे, 500 रुपये मिलती थी। हमारी नहीं बढ़ पाई। नहीं बढ़ रही है, वो मिलना 10 रुपये मिलना है अम्बाली में। 50 मिलना तो कोई 100 ही दे रही है, क्या करो? गरीब लोग मर जाएंगे देखा के। सही बोले बोलिए। अब 8 मारा 20 क्या ले रहा है, क्या ले रहा है, 20 क्या ले रहा है? महंगाई बढ़ रही है, गरीबों का होगा। मोदी का दे रहा तो लेना तो रही है। तेरी बहन के लौड़े। हाँ भाई साहब बोलिए। बड़ी महंगाई हो गई। महंगाई हो गई तो उससे मोहन सरकार से बोलो कि ना सस्ताई करो, और क्या। जब 20-30 रुपए लीटर में सोयाबीन का तेल बढ़ सकता है तो ये सब्जी नहीं बढ़ सकती। आप दुकानदारों को सब्जी लेने आए? हम दुकानदार हैं इसलिए तो बोलना है भाई। 30 रुपए लीटर जब सोयाबीन का तेल बढ़ सकता है जिससे खाना बनता है, फिर तो ये आलू प्याज है,
पहले कितने की दुकानदारी हो रही थी और अब महंगाई के बाद कितने की हो रही है? अरे भैया बड़ी है दुकानदारी या घटी है? भैया वो तो बड़ी तो है दुकानदारी, मगर ये क्या है कि भाव जैसे अपन खरीदते हैं भाव से 800 रुपए की रेट बना खरीद रहे, पता चला कि अपन ने 800 की खरीद ली, उधर 400 रुपए की रेट बन रही, बिक रहा सस्ता, मतलब सस्ता माल बिक रहा, कोई खरीदार ही नहीं है। उन्हें अरे यार बहुत महंगा है, आखिरी में सस्ता बेच के जाना पड़ता है। जो 5 किलो आलू लेते थे, 2 किलो टमाटर लेते थे, वो कितना ले जा रहे हैं? वो तो जो हम तो थोक वाले हैं, हम तो थोक लेते हैं माल, आम आदमी तो। अरे अब जैसे जो मान के चलो 40 रुपए किलो आलू बिक रहा फुटकर में, 40 रुपए किलो बिक रहा तो आदमी 2.5 किलो लेगा 100 रुपए का। जब मंडी की स्थिति है कि टमाटर आपका 40 रुपए 50 रुपए किलो है, तो बाहर कितने का बिक रहा है? ये तो बता दो, बाहर कितने का बिक रहा होगा? 80 रुपए किलो बिक रहा होगा। बढ़िया। देखिए आपकी मंडी में टमाटर की स्थिति देखो, 120 रुपए किलो है और आलू 40 और 50 रुपए किलो है। इसके अलावा मिर्ची 80 रुपए किलो है और अगर हरी सब्जियों की बात करें तो 100 से ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि मंडी में तमाम जो व्यापारी हैं, ठेले वाले हैं, तो वो मंडी से सब्जी लेकर अपने पास जाते हैं और वहां पर लोगों को बेचने का काम करते हैं। तमाम किसान भी यहाँ पर आए थे। हालांकि देखा गया है कि अगर सितंबर माह की बात करें तो 5% से ज्यादा महंगाई दर हो चुकी है। यही कारण है कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ था और बदलाव के बाद किसानों की फसलें नष्ट हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ के रख दी। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। अकेला होता हूँ उधर मिर्ची क्या फोटो खींच रहा भोपाल में हमीदिया अस्पताल के तमाम आउटसोर्स कर्मचारी अब हड़ताल पर हैं और आज सुबह 8 बजे से ही हड़ताल पर उतर गए हैं। तमाम मांगे हैं कि वेतन की वृद्धि की जाए और समय पर वेतन दिया जाए। यही कारण है कि अस्पताल से लगातार गुहार लगा रहे थे। 2 माह पहले भी अस्पताल से गुहार लगाई थी, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। यही कारण है कि तमाम कर्मचारियों ने अब हड़ताल का रुख अपनाया है। बातचीत करेंगे, क्या मांगे हैं, क्या कारण है? मांगे हमारी सर 3 महीने से वेतन नहीं मिला है हम लोगों का, वो घर में काफ़ी परेशानी चल रही है। सुपरवाइजर अधिकारियों से पेमेंट की मांग करते हैं हम लोग, लेकिन आश्वासन दे देते आज आ जाएगी कल आ जाएगी। अभी भी डीन मैडम से बात हुई है, हम लोग सुप्रीडेंट से बात हुई है, उन्होंने आज और कल का आश्वासन दिया है, लेकिन घर में काफ़ी परेशानी चल रही है, काफ़ी परेशानी हम लोग की चल रही है। चेक बाउंस मेरा हो चुका है, बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, उनको एग्जाम में नहीं बैठाया गया है। भैया मेरे एक्सपायर हो गए, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उन दोनों को एग्जाम में नहीं लिया गया। इससे हाथों में तख्ती लिए कि वेतन समय पर दो, 18,000 रुपए वेतन की मांग कर रहे हैं। कौन कौन से कर्मचारी हैं आपके साथ पूरे हड़ताल पर और लगभग कितने कर्मचारी हैं? सर हम लोग 400 से 500 लोग हैं, जिसमें हाउसकीपिंग और बोर्ड बॉय आते हैं। जो हमें तो 1 महीने सैलरी बढ़ा के दी गई थी, हमारी सैलरी दी गई थी 10,500, 10,500 दी गई थी, उसकी पे स्लिप भी दी थी, बट 1 महीने वो सैलरी स्लिप लगा के हमें वो वेतन नहीं मिला गया। और ये वेतन जो 8,000 नॉर्मल 8,000 व्यक्ति बाहर भी कमा सकता है, वो 8,000 भी हमें टाइम पे नहीं मिलता। सर यहाँ पे मजदूर लोग हैं जो कि रेंट से रहते हैं, सबके हाथ में स्लिप सौंपी गई है कि आपको ये मकान खाली करना होगा। सर टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, जब पे बच्चे जो रहते हैं रोड पे आ गए हैं। सर बहुत परेशानी हो रही थी। यहाँ पे आश्वासन देके अभी सुप्रिटेंडेंट सर आए थे, वो भी सिर्फ नॉर्मल उनसे बोला लिखित दीजिए, वो भी लिखित देके नहीं गए हैं। आश्वासन देके गए हैं कि कल शाम तक आ जाएगी। बताइए सर कैसे विश्वास कर ले कि कल शाम तक हमारी सैलरी आ जाएगी। और बोल के गए कि पॉइंट पे पहुंच जाओ, अगर कोई भी यहाँ पे आगे होता है तो उसको रिजाइन कर बोल दिया जाता है कि आपको रिजाइन देना, उसको तुरंत हटा दिया जाता है। जैसे कि मैं अगर मेरी न्यूज भी बाई चांस यहाँ पे लोगों को दिखती है तो मुझे भी हटा दिया जाएगा। ये यहाँ का रूल्स है जो कि फॉलो करना पड़ता है और ये लोग जीत जाते हैं उसमें। ये नींव बनी है 2 से 3 साल में, ये नींव रखी है 2 महीने से सब लोग
संतुलन बना के बैठे थे, आज नहीं कल, आज नहीं कल, लेकिन 2 महीने सर अति हो गई है, 15 दिन ज्यादा हो गए, 2.5 महीने हो गए, नहीं आई है सैलरी। एक परिवार इकट्ठा हुआ सिर्फ अपने लिए, और ये लोग अभी भी एकदम कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोल रहे हैं कि हम आपकी सैलरी दे देंगे। 100% ये लोग बोल नहीं रहे कंफर्म सॉलिडिटी की पेमेंट क्या है, पेमेंट बढ़ के आएगी कि नहीं आएगी। बस सुप्री सर आके बोल के गए आप लोग की पेमेंट आ गई, लेकिन कलेक्टर रेट जो है जो बढ़ा के दी थी इन्होंने सैलरी स्लिप तो जमा कर ली, हमसे जमा करवा ली डीन ऑफिस में, जो सब कुछ जो पहले बढ़ा के दी थी, लेकिन पीछे सैलरी से घटा दी। और कभी भी महीने से सैलरी कभी भी सैलरी टाइम से नहीं है, हर महीने 20 तारीख 25 तारीख, अब तो हद ही हो गई। 2.5 महीने हो गए हैं, आज अगस्त से सैलरी हम लोग की आई नहीं है। अब कितनों की किस्त चल रहा है, लोन चल रहा है, मकान मालिक की सब कुछ है, कैसे भरेंगे, सब परेशानी है। सर कभी टाइम पे सैलरी आती तो हम लोग क्यों हड़ताल रखते हैं, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, आप बताइए हमको। कहते हैं आज आ जाएगी, नहीं तो कल आ जाएगी, नहीं तो परसों आ जाएगी, कहाँ तक रुकेंगे हम। हमारे मकान मालिक हमसे कह रहे हैं आप लोग घर कमरा खाली करो। बड़ी परेशानी है, ठेका प्रथा को बंद करो, सभी कर्मचारियों को स्थायी करो, के समान वेतन करो, वेतन समय पर किया जाए और जिला प्रशासन होश में आए। ये नारे के साथ बड़े नारे लिखे हो आप, क्या सुनवाई वो होनी नहीं हो रही सर, कुछ भी सुनवाई सर, सैलरी नहीं आई, 3 महीने हो गए सर, बहुत परेशान है। तो गुजारा अब क्या करें, ब्याज से पैसे लाकर और फिर कर्ज लेकर फिर चला रहे हैं घर सर, क्या करते हैं। तनख्वाह मिलती है आप सर 8,400 रुपए। वो भी बच्चे हैं परिवार में, वो भी पूरे नहीं आते सर, 3 बच्चे हैं, 2 ही पति पत्नी हम लोग हैं। किराया कितना आता है? सर किराया सर 3,000 किराया भरती हूँ सर। 3,000 किराया हो गया। लाइट का बिल कितना आता है? लाइट का बिल 1,000 के समथिंग में आता है। 4,000 रुपए हो गए। राशन का कितना खर्चा होता है महीने का? राशन का भी हो जाता है सर, 2-3 हजार रुपए तो लगता है। 2,000 रुपए का राशन हो गया, 1,000 रुपए की सब्जी हो गई। ठीक है जी सर। सर बहुत से खर्च होते हैं, और जो हम आते हैं किराए से सर 40-50 रुपए लगते हैं। कैसे करते हो 8,000 में गुजारा? सर अब क्या करें, करना पड़ रहा है सर हम लोगों को। 8,000 में क्या कर सकते हैं सर। इंसान की मजबूरियां होती हैं और मजबूरियां ही काम कराती हैं। आखिरकार सफाई कर्मी करे तो क्या करे, वेतन 8,000 रुपए, 3,000 से 4,000 घर का किराया हो जाता है, 2 से 3,000 रुपए सब्जी भाजी के चले जाते हैं, 3,000 रुपए राशन के चले जाते हैं, 1,000 रुपए ऑटो टैक्सी में आने जाने के चले जाते हैं। अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है तो 2,000 रुपए बच्चों की स्कूल की फीस, किताबें, या 1,000-2,000 रुपए के महीने में कपड़े लत्ते खरीद लिए। यानी कि अगर औसत देखा जाए तो महीने का लगभग एक परिवार को चलाने का 15,000 रुपए का खर्चा होता है। और ऐसे में इन तमाम कर्मचारियों को हॉस्पिटल के द्वारा 8,000 रुपए वेतन दिया जाता है। आखिर करें तो क्या करें, परेशानी है, मजबूरियां हैं, और यही मजबूरियां इनको रुलाती हैं कि घर परिवार चलाने के लिए काम करने को मजबूर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन से गुहार लगाते हैं। अस्पताल संचालकों को कई बार बोला गया, हॉस्पिटल प्रबंधक से बात की गई, उसके बावजूद भी केवल आश्वासन दिया जाता है, इनकी सुनवाई अभी तक नहीं की गई। यही कारण है कि पूरा पंडाल भरा हुआ है, लगभग 500 से 700 कर्मचारी मैदान में हैं, बच्चियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनके पुरुष भी हैं, परिजन भी हैं, बच्चे भी हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरियां हैं, बुजुर्ग अम्मा भी हैं। अम्मा कैसे गुजारा करते हो, बड़ी परेशानी है 8,000 रुपए महीने में? परेशानी है भाई, 8,000 वो भी सही से नहीं देते, काट पीट लेते हैं, किराए से रहते हैं। 8 दिन से तो मकानदार कहता है रात को ताला डाल देंगे तेरे ताले पे डाल कर, भूखे प्यासे पैदल चल चल के आ रहा है, क्या करें। ऐसी स्थिति होगी कि मकान मालिक निकाल देंगे तो कहाँ रहोगे, फिर कौन सुनेगा आप लोगों की? इसीलिए तो हम मुझे हड़ताल कर रहे हैं, हमारी समय पे पैसा डाले, समय पे पेमेंट बढ़ा के दें, इसलिए करी हड़ताल। और जब तक नहीं जाएंगे, जब तक पहले भी मांगे की गई थी, सुनवाई नहीं हुई थी। कहाँ से घर चलाएंगे, अकेले कमाने, बच्चे सब भाग गए, अकेले रह रहे हैं कमरे में, अकेला अपना कराई चुका रहे हैं। समूह लिया तो उस पे वो लग गया, समूह लिए ना तो उस पे ही वो ऊपर के कहते हैं 500 रुपए दो। तो बिल्कुल बड़ी परेशानी है। आखिरकार इन कर्मचारियों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। लगातार गुहार लगाई जा रही है, गुहार के बावजूद भी केवल इन्हें आश्वासन दिया जाता है। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार हमीदिया प्रशासन इन सफाई कर्मियों को किस तरीके से सुनता है, और प्रदेश सरकार भी आखिरकार अगर प्रशासन सुनवाई तो किस तरीके से इनकी मांगों को लेकर एक्शन लेती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल।
सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस पूरे वारदात को अब 3 दिन जो है वो हो चुके हैं, जहां क्राइम ब्रांच की तफ्तीश शुरू है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और तीसरा आरोपी जिसको पुणे से गिरफ्तार किया गया है उसे 21 अक्टूबर तक जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के हिरासत में जो है भेजा गया है। इस वक्त मैं कुर्ला के उस इलाके में मौजूद हूँ जहां तीनों शूटर जो है बीते 1 महीने से रह रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो गली है, ये वो उस चौल की वो गली है जिस गली के एकदम आखिरी घर में जो है वो रह रहे थे। यहाँ पर बीते 1 महीने से जो है शूटर्स यहाँ पर रह रहे थे, जिनके पास एक बाइक भी जो है थी और यहाँ पर इस घर में जो यहाँ का सबसे आखिरी घर है यहाँ पर वो रह रहे थे। और ऐसे में बीते 1 महीने से उन्होंने रेकी की, उन्होंने जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने वो सारे प्लान जो है वो बनाए और ये वो घर है। ये अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस घर को सीज कर लिया है। यहाँ पर वो पहुँचे थे, मुंबई क्राइम ब्रांच यहाँ पर पहुँचने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से तफ्तीश की गई। तफ्तीश के बाद यहाँ से जो कुछ मुंबई क्राइम ब्रांच को सबूत के तौर पर मिल सकता था उन्होंने वो सब जुटाया। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो खिड़कियों पर भी जो है टेप मार दी गई है ताकि कुछ अंदर जो है देखा ना जा सके। हालांकि अंदर आपको बता दें 3 स्लीपर्स जो है वो मौजूद थे, कुछ कपड़े जो इन आरोपियों के थे वो मौजूद थे इस घर में और साथ ही साथ यूटेंसिल्स जो होती है जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं लाए थे। तो ऐसे में अंदाज़ा यही है अभी तक कि बीते 1 महीने से जो है खाने से लेके पीने का हर वो सामान जो है वो बाहर से खरीद रहे थे, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी जो है वो भी बाहर से खरीद रहे थे। क्योंकि जिस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुँची थी तो अंदर बॉटलों का ढेर जो है वो लगा हुआ था और ऐसे में बीते 1 महीने से वो यहाँ पर रहते हुए उन्होंने बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी के दफ्तर की और घर की रेकी की। कुर्ला का पुलिस पटेल चौल जो है इसे कहा जाता है और इस चौल की ये वाले घर में जो है वो रह रहे थे। यहाँ से उन्होंने उस पूरी और इस घर का जो है एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक जो नॉर्मल घर होता है मुंबई में वो उतना इसका एरिया होगा और इसी घर में जो है वो रह रहे थे। तो ऐसे में जो पड़ोसी हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आप लोग को इस बात की जानकारी थी, कभी उनसे बातचीत हुई थी? नहीं, हम लोग को नहीं मालूम। उनका नाम वगैरह कुछ, उनका रवैया कैसा था? नहीं, हम लोग को मालूम ही नहीं बाबा। अच्छा, तो आप लोग ने कभी उनको देखा था? हम लोग को मालूम ही नहीं, हम लोग पहचानते भी नहीं उनको। पहचानते भी नहीं है? अपना मेरे को कुछ मालूम नहीं इधर का। बीते 1 महीने से हो रहे थे तो कभी आप लोगों ने देखा होगा उनको, आते जाते देखा होगा? मालूम, इतना मालूम। आते जाते भी नहीं देखा? तो कभी आते थे कभी जाते थे, कुछ पता नहीं? तो जैसे पड़ोसी का कहना है कि वो काफ़ी घुले मिले नहीं थे, कभी आते थे कभी जाते थे, उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है। तो बीते 1 महीने में किस तरह से उन्होंने यहाँ रहते हुए, कुर्ला के इस घर में रहते हुए सारी चीज़ों की जो है प्लानिंग की और इस वारदात को अंजाम दिया, इस बात की तफ्तीश क्राइम ब्रांच भी कर रही है। फिलहाल ये घर जो है ये काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी इस पूरे तफ्तीश में, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए वो तमाम चीज़ों की जो है जाँच क्राइम ब्रांच करेगी। जिन जिन चीज़ों की जो यहाँ से मदद ली गई है इस घर में, उन सारी चीज़ों की जो है सुराग कहीं ना कहीं होंगे। क्योंकि कल जिस समय क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ छानबीन के लिए पहुंची थी तो अंदर एक बाइक का हेलमेट भी जो है वो था। आपको बता दें 3 आरोपी जो है थे, धर्मराज कश्यप, गुरनेल सिंह और शिवा कुमार। धर्मराज कश्यप और गुरनेल सिंह इस वक्त क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है 21 तारीख तक, और वहीं शिवा कुमार की तफ्तीश जारी है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि जिस वक्त गोली चलाई गई उस वक्त शिवा कुमार ने ही जो है फायरिंग को अंजाम दिया था। धर्मराज कश्यप और गुरनेल सिंह उस वक्त उसके करीब खड़े थे। और इसके साथ ही प्रवीण लोनकर को भी कल पुणे से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें प्रवीण लोनकर वो शख्स है जो शुभम लोनकर का भाई है। शुभम लोनकर ने फेसबुक पोस्ट करके इस पूरे वारदात का जो है जवाबदेही उसने लिया था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उसने वो पोस्ट किया था। तो ऐसे में उसका भाई भी इस वक्त गिरफ्त में है। पुलिस के गिरफ्त में इस वक्त 3 आरोपी है, धर्मराज कश्यप, गुरनेल सिंह और प्रवीण लोनकर। तो वहीं 3 आरोपी जो है उनकी तलाश जारी है, जिसमें से एक शिवा कुमार जो यहाँ पर रहता था, अपने 2 और शूटर्स
साथियों के साथ जो इस वक्त क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है, और समेत 2 और जो आरोपी, जो जशीन अख्तर नाम का आरोपी है, जो इन तीनों शूटर्स के साथ लगातार फ़ोन पे संपर्क में था, फ़ोन ऐप के ज़रिए जो है इनसे बात कर रहा था, वो भी उसकी भी तलाश जो है जारी है। और उसके साथ शुभम लोनकर की जो है तलाश जो है वो जारी है। और साथ ही साथ एक और इन सब के बीच में जो जिसका नाम आ रहा है शिवा कुमार, जो यहाँ रहता था, उसकी भी तफ्तीश जारी है। अब क्राइम ब्रांच की तरफ से क्या कुछ जो है इन्वेस्टिगेशन में और खुलासे किए जाते हैं, ये देखना बेहद रोचक होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन